हेलो बच्चों, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। मैं आपके साथ हूँ डिलेश्वरी राहगडाले। आई होप बच्चों आप सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे राइस एंड वीट के बारे में। राइस का क्लासिफिकेशन हमने देख लिए थे बच्चों, उसके बाद हमने वीट का क्लासिफिकेशन देख लिए थे। उसके बाद बच्चों आज हम देखेंगे शुगर केन का क्लासिफिकेशन। बच्चों दिख रहा है आपको शुगर केन को? आप लोगों को अच्छे से पता होंगे हिंदी में क्या बोलते हैं ना। तो हिंदी में क्या बोलते हैं शुगर केन को? देखो शुगर केन की क्रॉप दिख रही है आपको, है ना। क्या बोलते हैं? गन्ने के रूप में पता है आप लोगों को, है ना। किस नाम से जानते हैं शुगर केन को? गन्ने के रूप में जाना जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? गन्ना, है ना। यहाँ आप लोग लिख लेना, आप लोगों को जिससे पता ना हो वो लोग शुगर केन को गन्ने के रूप में भी जाना जाता है ना। अब बच्चों ना बात आती है इसके बॉटनिकल नेम की, है ना। किसके बॉटनिकल नेम की? गन्ने के, जिस क्रॉप का पढ़ रहे हैं उसके बॉटनिकल नेम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वानस्पतिक नाम के रूप में, वानस्पतिक नाम के रूप में जाना जाता है ना। तो बच्चों गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है? सेकेरम स्पीसीज, है ना। बच्चों सेकेरम ऑफिसिनेरम याद मत करना, अभी अभी आप लोग याद रखिए सेकेरम स्पीसीज, है ना। अभी आप लोग याद रख क्या रखिए? सेकेरम स्पीसीज। इसके बाद देखिए बच्चों उसकी फैमिली के बारे में। तो इसकी फैमिली देखो बच्चों, ग्रेमेनिया पोएसी फैमिली का पौधा है। कौन सी फैमिली का बच्चों? ग्रेमेनिया पोएसी फैमिली, या जिसे हम क्या बोल रहे थे? घास कुल के नाम से भी जान रहे थे। कौन सा कुल? घास कुल के नाम से भी जान रहे थे इसके कुल को। किसके कुल को हम लोग जान रहे थे? गन्ने के कुल को। इसके क्रोमोसोम की बात आती है बच्चों, है ना। किसकी बात आती? इसके क्रोमोसोम की बात आती। तो इसके क्रोमोसोम में हम लोग क्या देख रहे थे? 80 और 120 इसका क्रोमोसोम नंबर देख रहे थे। तो बच्चों एक बार रिपीट करिए, इसका बॉटनिकल नेम वानस्पतिक नाम के रूप में जिसे जाना जा रहा था क्या था? सेकेरम स्पीसीज। क्या था? सेकेरम स्पीसीज। बच्चों सेकेरम ऑफिसिनेरम के बारे में भी हम नहीं पढ़ रहे, आप लोग पहले इसका कॉमन नेम, ये सॉरी बॉटनिकल नेम याद रखिए, सेकेरम स्पीसीज के रूप में जाना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी और स्पीसीज है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकेरम ऑफिसिनेरम के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए अभी आप सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए, गन्ने का नाम सेकेरम स्पीसीज के रूप में से जाना जा रहा है ना। उसके बाद इसकी फैमिली क्या थी बच्चों? ग्रेमेनिया पोएसिया घास कुल के नाम से इसे जाने जा रहे थे। हम लोगों ने वर्गीकरण देखे थे बच्चों। वर्गीकरण में हम लोगों ने क्या देखे थे? यह शर्करा वाली फसल है। गन्ना कैसी फसल है? शर्करा वाली फसल है के रूप में देखे थे। इसका क्रोमोसोम क्या है बच्चों? 80 से 120 के रूप में इसे जाना जाता है। अब इसके स्पीसीज में पढ़ेंगे बच्चों कि 80 किसका है और 120 किसका है ना। तो इसको हम आगे देखेंगे। तो अभी आप याद रखिए इसके क्रोमोसोम के बारे में या गुणसूत्र के बारे में पूछा तो, गुणसूत्र पूछा तो 2n नंबर बराबर 80 या 120 के बारे में याद रखेंगे। उसके बाद बच्चों ओरिजिन प्लेस, है ना। किसका ओरिजिन प्लेस? गन्ने का ओरिजिन प्लेस। गन्ने का ओरिजिन प्लेस क्या है बच्चों? तो भारत। इसका गन्ने का ओरिजिन प्लेस के रूप में हम लोग भारत को जाना जा रहा है। उसके बाद आता है उत्पादन, या सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा उत्पादन बच्चों गन्ने का ब्राजील में होता है। कहाँ होता है? ब्राजील में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर कहाँ होता है बच्चों? आप सभी को पता है भारत, है ना। कहाँ होता है दूसरे नंबर पर? भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है, और पहले नंबर पर ब्राजील में उत्पादन हो रहा था। उसके बाद बच्चों आइए देखते हैं तीसरे नंबर पे हम लोग भारत में। अब भारत में सेकंड नंबर पे तो उत्पादन हो रहा है, अब भारत में भी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? तो भारत में भी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? यूपी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? यूपी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है। उसके बाद देखिए बच्चों उत्पादकता, गन्ने के उत्पादन के बारे में पूछा तो आप लोगों को उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर लगाना है ना। और उत्पादकता पूछा, टोटल प्रोडक्टिविटी पूछा तो तमिलनाडु। कहाँ बच्चों? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है। अब उसके बाद आती है बच्चों परागण की बात, है ना, पॉलिनेशन की बात। पॉलिनेशन आप लोगों ने राइस में पॉलिनेशन देखे, है ना, वीट ने पॉलिनेशन देखे, वैसे ही किसने पॉलिनेशन देखेंगे हम लोग? परागण किसमें देखेंगे हम लोग? गन्ने का पॉलिनेशन देखेंगे। तो गन्ने में किस टाइप का पॉलिनेशन होता है बच्चों? तो गन्ने में क्या होता है? पर परागण, है ना। पर परागण होता है। दो प्रकार का पॉलिनेशन होता है, एक सेल्फ पॉलिनेटेड और एक सॉरी स्वपरागित, और दूसरा होता है परपरागित, है ना। तो जिसमें स्वपरागित स्व से परागित हो जाते हैं, है ना, और परपरागित दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो वैसे
इसका परागण क्या होता है, पर परागण होता है। इसके पुष्पक्रम की बात करते हैं बच्चों, है ना, किसके पुष्पक्रम की, शुगर केन के पुष्पक्रम को किस नाम से जाना जाता है, तो शुगर केन के पुष्पक्रम को एरो के नाम से जानते हैं, है ना बच्चों, रिपीट करिए, शुगर केन के पुष्पक्रम को एरो के नाम से जाना जाता है तथा यह कैसे प्रकार की फसल है, यह पर परागित फसल है। बोलिए बच्चों फिर से, इसके पुष्पक्रम को किस नाम से जान रहे हैं, इसके पुष्पक्रम को हम लोग एरो के नाम से जान रहे हैं। किसके पुष्पक्रम को बच्चों, गन्ने के पुष्पक्रम को हम लोग एरो के नाम से जाना जा रहा है। उसके आगे बच्चों देखिए, उसके आगे देखिए बच्चों, विश्व में चीनी का कटोरा पूछता है बच्चों, है ना, विश्व में चीनी के कटोरे के रूप में किसे जाना जाता है, तो विश्व में चीनी के कटोरे के रूप में क्यूबा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है बच्चों, तो क्यूबा को, विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। आप लोग इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हैं बच्चों, आप इसको अपने पेन में, कॉपी में क्या लिख सकते हैं, विश्व में चीनी के कटोरे के रूप में क्यूबा को जाना जा रहा है तथा भारत में चीनी के कटोरे के रूप में महाराष्ट्र को जाना जा रहा है। किससे जाना जा रहा है बच्चों, महाराष्ट्र को। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा शुगर मिले कहाँ है, महाराष्ट्र में, है ना। तो विश्व में हम लोग चीनी के कटोरे के रूप में कैसे जान रहे थे, तो विश्व में चीनी के कटोरे के रूप में क्यूबा को जान रहे थे, जबकि भारत में हम लोग किसे जान रहे थे, हम लोग भारत में महाराष्ट्र को चीनी के कटोरे के रूप में जाना जा रहा था। दिख रहा है बच्चों आपको, चीनी का कटोरा किसे जान रहे हैं हम लोग, क्यूबा को। तो याद रखना, विश्व में कौन, क्यूबा है, और भारत में कौन है, महाराष्ट्र, है ना। भारत में किसे जान रहे हैं हम लोग, महाराष्ट्र को जान रहे हैं। विश्व की बात आई तो क्यूबा, और भारत की बात आई तो महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र को हम लोग किसके नाम से जान रहे हैं, चीनी के कटोरे के रूप में जानने जा रहे हैं। उसके बाद आती है बच्चों इसकी स्पीसीज, है ना, कल्टीवेटेड स्पीसीज के बारे में जानते हैं। किसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज, हम लोगों के शुगर केन की कल्टीवेटेड स्पीसीज के रूप में जानते हैं। तो पहली बच्चों आप लोगों को स्लाइड में क्या दिख रही है, सेकेरम ऑफिसिनेरम, है ना, जिसको हमने स्टार्टिंग में देखे थे, हमने सेकेरम स्पीसीज के बारे में पढ़े। पहले स्पीसीज हमारी पहले क्या आती है, सेकेरम ऑफिसिनेरम, है ना, क्या आती है, सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसका गुणसूत्र नंबर पूछेगा तो बच्चों सेकेरम ऑफिसिनेरम का गुणसूत्र नंबर, सेकेरम ऑफिसिनेरम का गुणसूत्र नंबर कितना है बच्चों, तो 80 है। किसका गुणसूत्र नंबर बच्चों, सेकेरम ऑफिसिनेरम का गुणसूत्र नंबर 80 है। और इसका उत्पत्ति क्या है बच्चों, तो न्यू गुनिया, इसकी उत्पत्ति क्या है बच्चों, न्यू गुनिया किसकी उत्पत्ति है, सेकेरम ऑफिसिनेरम की उत्पत्ति है। और सेकेरम ऑफिसिनेरम का गन्ना कैसा होता है, तो सेकेरम ऑफिसिनेरम में गन्ना मोटा होता है, नोबल केन गन्ने के रूप में जाना जाता है। इसका गन्ना कैसा होता है बच्चों, तना मोटा होता है, नोबल केन के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है किसे, सेकेरम ऑफिसिनेरम को। तो बच्चों अपने को पता होनी चाहिए ये बातें कि अगर हमको पूछ लिया नोबल केन गन्ना के रूप में किसे जाना जाता है, तो सेकेरम ऑफिसिनेरम को क्या कहते हैं हम लोग, नोबल केन गन्ने के रूप में जाना जाता है। इसको सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है। किसको बच्चों, सेकेरम ऑफिसिनेरम की खेती क्या होती है, सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है ना। उसके बाद आता है बच्चों दूसरा, सेकेरम बारबेरी। कौन सा गन्ना आता है बच्चों, दूसरा सेकेरम बारबेरी। सेकेरम बारबेरी के बारे में देखिए बच्चों, इसका गुणसूत्र नंबर, किसका, सेकेरम बारबेरी का गुणसूत्र नंबर, जिसको इंग्लिश में क्रोमोसोम और हिंदी में गुणसूत्र या 2n नंबर के रूप में जान रहे हैं, तो वो क्या है, 82 से 124 है। कितना है, 82 से 124 क्या है, सेकेरम बारबेरी का 2n नंबर है। जबकि सेकेरम ऑफिसिनेरम का 2n नंबर कितना देखे बच्चों, हम लोगों ने 80 देखे, है ना। 80 हमने क्या देखे, सेकेरम ऑफिसिनेरम का 2n नंबर, है ना। अब इसका इसे क्या, इंडियन केन के रूप में जाना जाता है। किसे, सेकेरम बारबेरी को हम लोग इंडियन केन गन्ने के रूप में भी जाना जाता है। और इसका ओरिजिन प्लेस, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत। किसका, सेकेरम बारबेरी का उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत। इसमें रेशा अधिक होता है, किसमें, सेकेरम बारबेरी गन्ने में रेशा अधिक होता है ना। और शर्करा प्रतिशत कम होता है, रेशा अधिक पाया जा रहा है परंतु शर्करा परसेंट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। उसके बाद देखिए बच्चों तीसरा क्या है, सेकेरम साइनेंसिस, है ना। क्या है बच्चों तीसरा, सेकेरम साइनेंसिस, है ना, जिसे हम चाइनीज गन्ने के नाम से भी जान रहे हैं ना, चाइनीज गन्ने के नाम से जान रहे हैं। किसे बच्चों, सेकेरम साइनेंसिस को हम लोग चाइनीज गन्ने के रूप में जाना जा रहा है। यह क्या होता है,
टेढ़ा मेढ़ा गन्ना के रूप में भी जाना जाता है। कैसा गन्ना बच्चों? टेढ़ा मेढ़ा गन्ने के रूप में भी जाना जाता है। और इसका 2n नंबर कितना है बच्चों? 118 क्या है बच्चों? इसका 2n नंबर है। सेकेरम साइनेंसिस, जिसे हम चाइनीज केन या चाइनीज गन्ने के रूप में जाना जाता है, इसका 2n नंबर 118 है। सेकेरम साइनेंसिस के तने का सेकेरम साइनेंसिस गन्ना का तना टेढ़ा मेढ़ा होता है। उसके बाद देखिए बच्चों, आती हमारी प्रजातियां। हम लोगों ने 3 गन्ने देखे बच्चों इसकी स्पीसीज में, कौन कौन से? सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसका 2n नंबर कितना? 80 हो रहा था, उत्पत्ति न्यू गुनिया हो रही थी, है ना, तना मोटा हो रहा था और नोबली केन के रूप में जाना जा रहा था। उसके बाद इसमें सर्वाधिक क्या हो रहा था? उसको सर्वाधिक मात्रा में उगाया जा रहा था। उसके बाद सेकेरम बारबेरी, जिसको भारतीय गन्ना या भारत में उत्पत्ति स्थान माना जाता है ना। इसमें रेशा अधिक हो रहा था, परंतु शर्करा परसेंट या शक्कर की क्वालिटी क्या हो रही थी? कम हो रही थी, है ना। इसका 2n नंबर 82 से 124 हो रहा था। इसके बाद आ रहा था तीसरा सेकेरम साइनेंसिस, है ना। तीसरा गन्ना क्या आता है बच्चों हमारा? सेकेरम साइनेंसिस, जिसमें चाइनीज केन के रूप में या चाइनीज गन्ने के रूप में भी जाना जाता है। इसका 2n नंबर 118 हो रहा था। ये क्या है? टेढ़ा मेढ़े गन्ने के रूप में भी जाना जाता है। किसे बच्चों? सेकेरम साइनेंसिस को टेढ़े मेढ़े गन्ने के रूप में भी जान रहे थे, है ना। उसके बाद देखिए बच्चों, गन्ने की प्रजातियां, है ना। क्या बच्चों? गन्ने की प्रजातियां। गन्ने की प्रजातियों में देखो बच्चों, 2 प्रजातियां है, जंगली प्रजातियां। पहली क्या है? आपको दिख रहा है बच्चों, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, है ना, टेनियस, सेकेरम स्पॉन्टेनियस। तो पहली क्या है? सेकेरम स्पॉन्टेनियस। बच्चों साथ साथ बोलते जाइए, आपको बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट होंगी तो बोलते जाइए सेकेरम, मेरे साथ बोलिए, सेकेरम साइंटेनियम, है ना, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सॉरी, सेकेरम स्पॉन्टेनियम टेनियस, है ना। उसके बाद सेकेरम रोबस्टम, पहला सेकेरम स्पॉन्टेनियस और दूसरा सेकेरम रोबस्टम, दूसरा सेकेरम रोबस्टम, है ना। उसके बाद आता है बच्चों, ये दोनों क्या है? जंगली प्रजाति है गन्नों की। गन्ने की जंगली प्रजाति मतलब ये जंगल में पाई जाती है ना। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसको अच्छे, जब गन्ने का नोबलीकृत किया जा रहा था तो हम लोगों ने इसको लेंथ के लिए लिया था, है ना। अब आप एक अच्छा हाइब्रिड गन्ना लगाओगे तो हाइब्रिड गन्ने की क्वालिटी क्या होती है? जल्दी परिपक्व हो जाए, बीमारी कम लगे, है ना, और क्या हो? उत्पादन अधिक हो, लंबा हो, है ना, ये सारी चीज़ें होती। पर एक गन्ने में हम लोग ये सारी चीज़ें ले सकते हैं क्या? नहीं। जब हम लोग इन सारी मतलब सारी चीज़ों का, जैसे कि सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम बारबेरी, सेकेरम साइनेंसिस और जंगली प्रजाति सेकेरम रोबस्टम, इन सबको के बीच में संकरण करवाएंगे, इन सब से हाइब्रिड वेराइटी तैयार करेंगे तो हम लोगों को सारी क्वालिटी मिल जाएंगी। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? नोबलीकृत। तो नोबलीकृत किए थे हम लोगों ने बच्चे। आगे इसके आप पहले ये देखिए आप, सेकेरम स्पॉन्टेनियस और सेकेरम बारबेरी, है ना, किससे? सेकेरम स्पॉन्टेनियस और सेकेरम बारबेरी के क्रॉस से क्या बना? सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसको क्या कर रहे थे हम लोग? सर्वाधिक मात्रा में उगाया जा रहा था। कौन सा? सेकेरम ऑफिसिनेरम। ये किस किस से तैयार हुआ है बच्चों? तो सेकेरम स्पॉन्टेनियस और सेकेरम बारबेरी, है ना। किस किस से बच्चों? एक बार रिपीट करिए, सेकेरम स्पॉन्टेनियस और सेकेरम बारबेरी से तैयार होकर सेकेरम ऑफिसिनेरम बन रहा था, है ना। उसके बाद देखिए बच्चों, कोयम्बटूर में, कहा? कोयम्बटूर में वैज्ञानिक वेंकट रमन, वैज्ञानिक बार्बर और वैज्ञानिक बार्बर और वेंकट रमन ने क्या किया? गन्ने का नोबलीकरण किया। वैज्ञानिक बार्बर और वैज्ञानिक वेंकट रमन ने गन्ने को नोबलीकृत किया। अब गन्ने को नोबलीकृत तो किया, अब किस किस गन्ने को नोबलीकृत किया? तो गन्ने को नोबलीकृत करने के लिए उन्होंने सेकेरम ऑफिसिनेरम को लिया। किसको लिया? सेकेरम ऑफिसिनेरम को लिया। फिर दूसरे में सेकेरम बारबेरी को लिया। किसको लिया? पहले सेकेरम ऑफिसिनेरम को लिया, फिर सेकेरम बारबेरी को लिया। उन्होंने फिर क्या लिया? सेकेरम रोबस्टम को लिया और उन्होंने सेकेरम स्पॉन्टेनियस को लिया। ये तीनों चारों वेराइटी को लेके उन्होंने गन्ने का क्या किया? नोबलीकृत तैयार किया। कहाँ पर?
कोयम्बटूर में, और किसने? वैज्ञानिक बार्बर और वेंकटरमन ने नोबलीकृत किया। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन पूछता है गन्ने का नोबलीकृत कहाँ पर हुआ? तो गन्ने का नोबलीकृत कोयम्बटूर में हुआ। और किस वैज्ञानिक ने किया? तो वैज्ञानिक बार्बर और वैज्ञानिक वेंकटरमन ने गन्ने का नोबलीकृत किया। और किन किन वेराइटियों से किया? तो सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम बार्बेरी और सेकेरम स्पॉन्टेनियस और सेकेरम रोबस्टम, इन सारी जातियों से क्या किया? गन्ने का नोबलीकृत किया। उसके बाद देखिए बच्चों, अब हमें गन्ना लगाने के लिए जलवायु की आवश्यकता पड़ती है ना। साफ साफ पता है बिना जलवायु, बिना क्लाइमेट, ये बिना तापमान, बिना मिट्टी के हम लोग गन्ना लगाएंगे क्या? नहीं, है ना। हाइड्रोपोनिक तरीके से तो गन्ना नहीं लगाएंगे हम लोग अभी, है ना। तो हम लोग इतने तकनीक में तो आए नहीं है, तो हम लोग जलवायु देखते हैं ना। तो इसका क्लाइमेट देखते बच्चों, तो गन्ने की क्लाइमेट क्या होती है? इसकी ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है ना। ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है जिसको क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु। गन्ने के लिए कैसे जलवायु की आवश्यकता होती है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। किसके लिए? गन्ने के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। उसी के साथ साथ बच्चों गन्ने के लिए टेम्परेचर की बात करते हैं ना। गन्ने के लिए टेम्परेचर की बात करते हैं तो सामान्य टेम्परेचर कितना होना चाहिए बच्चों? 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के लिए सामान्य तापमान होना चाहिए, तथा न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? 18.6 डिग्री सेल्सियस के लिए न्यूनतम तापमान होना चाहिए। इसके बाद आती है बच्चों मिट्टी, है ना। किसके बाद आती है? मिट्टी की बात आती है ना। मिट्टी की बात आती है, मिट्टी की बात आती है। तो मिट्टी क्या होती है? भारी मृदा, है ना। कौन सी? भारी मिट्टी की बात आती है। तो भारी मृदा। अब भारी मृदा, इसका पीएच भी कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5% पीएच इसका होना चाहिए। कितना? इसका पीएच होना चाहिए 6.5 से 7.5 इसका पीएच होना चाहिए। किसका? हमारी गन्ने की सॉइल ले रहे उसके लिए पीएच 6.5 से 7.5 इसका पीएच होना चाहिए। और किस मृदा में लगाना चाहिए बच्चों? तो यह कौन सी मृदा में लगाना चाहिए? तो भारी मृदा में गन्ने की खेती करना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों कि गन्ना किस टाइप का पौधा? तो गन्ना C4 पौधा है। गन्ना कैसा पौधा है? गन्ना C4 पौधा है। गन्ना C4 प्लांट है। उसके बाद देखिए बच्चों आगे, और शॉर्ट डे प्लांट है ना। गन्ना C3 पौधा है तथा शॉर्ट डे प्लांट के रूप में से जाना जाता है। इसके बाद देखिए सीड रेट। किसकी सीड रेट? गन्ने की सीड रेट, है ना। गन्ने की सीड रेट देखते हैं बच्चों हम लोग। गन्ने की सीड रेट, या गन्ने को किस भाग या कितने भाग पे लगाना चाहिए, कितना टुकड़ा लेना चाहिए, है ना। कितने, कौन सा हिस्सा लगाना चाहिए गन्ने का, कितने माह पुरानी फसल से हम लोगों को उसका सीड रेट लेना चाहिए, ये सब चीज़ें आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए सीड रेट में कैसा गन्ना लेना चाहिए बच्चों। गन्ने का डायग्राम बना लेते हैं बच्चों हम लोग एक छोटा सा। कैसा सीड रेट लेना चाहिए बच्चों? आप लोगों ने गन्ना देखे हो, गन्ना खाए भी हो, साफ सभी को पता है गन्ना कैसा रहता है ना। पत्ती एकदम बिल्कुल काटने वाली इसकी होती है ना। तो गन्ना ऐसा होता है ना, इसमें आंखें लगी होती है, किसी में 2 आंख होती है, किसी में 3 आंख होती है ना। और बिल्कुल लंबा सा मीठा सा टेस्ट, बिल्कुल जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? गुड़, शक्कर और कुछ खाने के लिए यूज करते हैं ना। तो खाने के लिए कितना यूज करते हैं बच्चों? पता है आप लोगों को? 11 से 17% लिख लेना। चूसने या खाने के लिए 11 से 17% गन्ने का यूज करते हैं। खाने या चूसने के लिए 11 से 17% गन्ने का यूज किया जाता है ना। दिख रहा है बच्चों आपको गन्ना? हाँ। इसके बाद देखिए बच्चों सीड रेट की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। तो कैसा सीड रेट लेना चाहिए? तो 3 आंख वाले टुकड़े। 3 आंख वाले टुकड़े बच्चों मतलब देखिए यहाँ पर ऐसी ये आंखें बनाए हैं मैंने, ये आंखें दिख रही है आपको, ऐसे 3 आंख वाले जिसमें 3 आंख हो, वैसे टुकड़े कितने लेना चाहिए? 35 से 40 हजार टुकड़े, या हेक्टेयर में, 1000 हेक्टेयर में हमको लेना चाहिए। और कुंटल में कितना? 70 से 80 कुंटल इतने इनके टुकड़े लेना चाहिए। उसके बाद आते हैं 1/3 भाग। मतलब 1/3 भाग मतलब ऊपरी हिस्सा, है ना। ये ऊपरी हिस्सा 1/2 या 1/3
3वां हिस्सा इसका ऊपर का किसके लिए लेते हैं हम लोग, बीज के लिए या इसकी सोइंग के लिए इसको ऊपरी हिस्सा को लेते हैं, है ना। किसका ऊपरी हिस्सा, गन्ने का ऊपरी हिस्सा। उसके बाद कितने माह पुरानी वाली, मतलब आप लोग कितने माह पुराना गन्ना लगाना चाहिए, तो 10 से 12 माह पुरानी फसल लेना चाहिए। किसकी, गन्ने की। कितने माह पुरानी फसल, 10 से 12 माह पुरानी फसलों को लेना चाहिए। अब 3 आंख वाली तो हमने देख लिया बच्चों, उसके बाद आती है 2 आंख वाली फसल। तो 2 आंख वाली फसल में 80,000 हेक्टेयर। उसके बाद आती है बच्चों 1 आंख वाली फसल में 1,20,000 हेक्टेयर। कितना, 1,20,000 हेक्टेयर। अधिकतर बच्चों आप लोगों को 3 आंख वाली पूछता है, तो 3 आंख में आपको 35 से 40,000 याद रखना है। उसके बाद आपको कितना भाग लगाना चाहिए गन्ने का, तो ऊपरी 1/2 या 1/3 हिस्सा हमको क्या लगाना चाहिए, उसका टुकड़ा लगाना चाहिए। उसके बाद हमें कितने माह पुराना गन्ना लेना चाहिए, तो 10 से 12 माह पुराना गन्ना हम लोग सोइंग के लिए ले सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों आगे सोइंग टाइम। किसका सोइंग टाइम बच्चों, गन्ने का सोइंग टाइम। गन्ने का सोइंग टाइम देखिए बच्चों, सोइंग टाइम इसका गन्ने का एक साली गन्ना और दूसरा आता है अर्धसाली गन्ना, है ना। पहला एक साली गन्ना, एक साली गन्ना मतलब गन्ने में शरदकालीन गन्ना। एक साली गन्ने में हम लोग क्या लेते हैं, शरदकालीन गन्ना, जिसकी बुआई कब करते बच्चों, अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई करते हैं। एक साली गन्ने की बुआई हम लोग अक्टूबर से नवंबर में करते हैं, तथा इसकी उपज कितनी होती है बच्चों, 20 से 25% उपज ज़्यादा होती है ना। किसमें, हम लोग शरदकालीन गन्ने कब लगा रहे थे, अक्टूबर से नवंबर में लगा रहे थे। उपज 20 से 25% उपज ज़्यादा हो रही थी। उर्वरक खपत अधिक होती है ना, उर्वरक खपत इसमें ज़्यादा होती है। उसके बाद देखो बच्चों बसंतकालीन गन्ना, है ना। बसंतकालीन गन्ना कब लगा रहे हैं बच्चों हम लोग, फरवरी से मार्च में लगा रहे। कब लगा रहे बच्चों हम लोग, फरवरी से मार्च में हम लोग बसंतकालीन गन्ना लगा रहे हैं, जिसमें जिसे कितने परसेंट पे लगाते हैं, 85% गन्ना इसी समय बोते हैं। किस समय बच्चों, फरवरी से मार्च में हम लोग जिसे बसंतकालीन गन्ने के रूप में जानते हैं, वो कितना बो रहे हैं बच्चों हम लोग, 80% लोग क्या करते हैं, इसी को बोते हैं। किसको, बसंतकालीन गन्ने को बोते हैं। उसके बाद आता है बच्चों अर्धसाली गन्ना, है ना। अर्धसाली गन्ने में बच्चों वर्षाकालीन दक्षिण भारत में लगाते हैं, जून जुलाई में लगाते हैं। इसकी क्वालिटी क्या होती है बच्चों, यह 18 माह में पक कर तैयार हो जाता है। कितने माह में पक कर तैयार हो जाता है बच्चों, 18 माह में क्या होता है, ये गन्ना पक कर तैयार हो जाता है। कौन सा बच्चों, अर्धसाली गन्ना, जो अर्धसाली गन्ना जो कब पक कर तैयार हो जाता है, आटम नाम से भी जानते हैं ना, इसे आटम नाम से भी जानते हैं, जो दक्षिण भारत में लगाते हैं। ये 18 से 18 माह में पककर तैयार हो जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों इसका सोइंग मेथड। किसका सोइंग मेथड, गन्ने की सोइंग मेथड। गन्ने की सोइंग मेथड देखिए बच्चों कौन कौन सी विधि से है। फ्लैट मेथड, पहली मेथड इसकी क्या आती है, फ्लैट मेथड। फ्लो मेथड, जिसको कुड़ विधि के नाम से भी जान रहे हैं हम लोग बच्चों, जिसको कुड़ विधि के नाम से भी जानी जा रही है। पहला फ्लैट मेथड, बोलिए बच्चों, फ्लैट मेथड जो समतल वाला गन्ना जो बोलते हैं ना, फ्लैट मेथड। उसके बाद फ्लोर मेथड, जिसको क्या, फ्लोर मेथड को काय में देखे थे हमने, गेहूं में देखे थे फ्लोर मेथड को हमने। उसके बाद ट्रेंच मेथड, है ना, अधिक उपज देने के लिए अपनाते हैं। किसको, हम लोग ट्रेंच गन्ने को क्या करते हैं, अधिक उपज लेने के लिए अपनाते हैं। किस मेथड को, ट्रेंच मेथड को। अब आती चौथा बच्चों रेगुन मेथड। रेगुन मेथड बच्चों वह गन्ना, इसमें चौथी मेथड रेगुन मेथड, फ्लैट मेथड, फ्लो मेथड, ट्रच मेथड और रेगुन मेथड। इनमें 4 मेथड आती, किसमें, गन्ने की सोइंग टाइम में, है ना। इसकी सिंचाई की जल मांग कितनी होती बच्चों, देखिए इसकी जल मांग 1500 से 2500 सर्वाधिक होती है ना, लिख लेना सर्वाधिक जल मांग। सर्वाधिक जल मांग किसकी होती, गन्ने की होती, कितनी, 1500 से 2500, है ना।
उसके बाद सिंचाई विधि है ना, सर्वाधिक जल मांग किसकी 1500 2500 हो रही गन्ने की। सिंचाई विधि, किस विधि से सिंचाई कर रहे हैं बच्चों, कुड़ विधि से इसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। किस विधि से सिंचाई कर रहे हैं बच्चों, कुड़ विधि से गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं। अब बच्चों इसमें 3-4 ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो आपको दिख रहे हैं स्लाइड में, कि गन्ने को सहारा देने की क्रिया क्या कहलाती है, गन्ने को आपस में बांधने की क्रिया क्या कहलाती है, गन्ने की निचली पत्तियों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है। ये सारी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं, पहला प्रॉपिंग है ना, प्रॉपिंग। बच्चों क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से प्रॉपिंग की क्रिया क्या कहलाती है ना, ये किस में की जाती है। तो प्रॉपिंग क्रिया क्या कहलाती है, गन्ने के पौधे को सहारा देना है ना, गन्ने के पौधों को सहारा देने की क्रिया क्या कहला रही है, प्रॉपिंग कहला रही है ना। गन्ने के पौधों को सहारे देने की क्रिया प्रॉपिंग कहला रही है। और प्रॉपिंग मेथड किस में अपनाते हैं, तो प्रॉपिंग मेथड हम लोग गन्ने में अपनाते हैं ना। प्रॉपिंग मेथड किस में अपनाते हैं, तो गन्ने में अपनाते हैं। याद रखना बच्चों, प्रॉपिंग की मेथड किस में अपनाते हैं, तो गन्ने में प्रॉपिंग की मेथड हम लोग अपनाते हैं। उसके बाद क्या आती है बच्चों, टाइंग या टैपिंग है ना, टाइंग या टैपिंग नाम से जानते हैं। टाइंग या टैपिंग बच्चों गन्ने की उसी की पत्तियों से बांधना या लपेटना। गन्ने को क्या करते हैं, उसी की पत्तियों से हम लोग बांध देते हैं या वहीं लपेट देते हैं, उसको क्या कहलाते हैं, टाइंग या टैपिंग के रूप में जाना जाता है। पूछेगा टाइंग या टैपिंग की क्रिया भी किसमें अपनाते हैं, तो गन्ने में अपनाते हैं। और ये कैसी क्रिया होती है, तो गन्ने को आपस में बांधना या उसी में बांध देने की क्रिया क्या कहलाती है, हमारी टाइंग या टैपिंग के रूप में जानी जाती है। उसके बाद आती है बच्चों डीटेसिंग है ना। उसके बाद क्या आती है बच्चों, तीसरी डीटेसिंग। डीटेसिंग गन्ने की निचली सूखी पत्तियों को हटाना है ना, गन्ने की निचली सूखी पत्तियों को हटाना। अब बच्चों आप लोगों ने गन्ने में ही देखे हैं क्या, नहीं, सभी क्रॉप में देखे हैं। क्या होता है, ऊपरी पत्तियां हरी रहती है और नीचे की पत्ती सूखते जाती है ना, तो नीचे की पत्तियों को हटाना ये क्रिया किस में की जाती है, गन्ने में ही की जाती है। क्यों, क्योंकि अगर हम गन्ने की फील्ड में जा रहे हैं तो चोट भी लग सकती है उससे है ना, और क्या मतलब रखने से, वहां पर उसको हटा दिया जाता है। गन्ने की पत्तियों को साफ करते करते साफ करने के लिए उसकी निचली पत्तियों को हटा दिया जाता है। तो गन्ने की निचली पत्तियों को हटाना क्या कहलाता है, डीटेसिंग। डीटेसिंग की क्रिया उसकी सूखी पत्तियों को हटाना जो किसी काम की नहीं रही है ना, उसको हटाना क्या कहलाता है, डीटेसिंग के रूप में जाना जाता है। तो उसके आगे देखिए बच्चों, गन्ने की किस्में या जैसे गन्ने की वैरायटी या गन्ने की प्रजाति के रूप में भी जानी जाती है। तो गन्ने की किस्में देखिए बच्चों, गन्ने की किस्में जिसमें जल्दी पकने वाली किस्में है ना, गन्ने की किस्में कौन कौन सी बच्चों, जल्दी पकने वाली किस्में। जल्दी पकने वाली किस्में में देखिए बच्चों, पहले आती है को 775 है ना, को 775 आती है, फिर 1287 आती है, फिर 6806 आती है, फिर 7314 आती है। कौन सी है ये, जल्दी पकने वाली किस्म है, किसकी, गन्ने की। क्या, को 775 आती है, 1287 आती है, 6806 आती है, 7314 आती है। क्या होती है, जल्दी पक जाती है, जल्दी तैयार हो जाती है, जल्दी हम लोगों को फसल मिल जाती है, ये जल्दी पकने वाली फसल आती है। और मध्य से पकने वाली फसलें कौन सी आती है, मध्य से पकने वाली फसलें को 119 आती है, उसके बाद 1148 आती है, उसके बाद 1307 आती है, उसके बाद देखिए 1308, 6304। मध्य पकने वाली फिर से रिपीट करिए बच्चों, कौन कौन सी है, को 419 है, 1148 है, 1307 है, 1308 क्या है, मध्य में पकने वाली किस्में। उसके बाद आती है बच्चों बात पेड़ी की है ना, मैम पेड़ी है ना। बच्चों आप लोगों ने पेड़ी सुने होंगे, पेड़ी क्या होता है, तो पेड़ी हम लोग किस किस की लेते हैं बच्चों, गन्ने की पेड़ी लेते हैं, गन्ने की पेड़ी लेते हैं, धान की पेड़ी लेते हैं, सुने हो आप लोगों ने, गन्ने की पेड़ी, धान की पेड़ी है ना। तो हम लोग किस क्रॉप को पढ़ रहे हैं अभी,
गन्ने को पढ़ रहे तो हम लोग गन्ने की पेड़ी के बारे में जानते हैं। गन्ने की पेड़ी में क्या होता है बच्चों, एक क्रॉप का, जैसे कि आप लोगों ने बीज दर देखे है ना, बीज दर में हम लोगों ने बीज लिए और सोइंग किए है ना, सोइंग किए वो तो हमारी मेन क्रॉप हो गई है ना। वो सोइंग करने के बाद जो फसल निकली हमारी, एक फसल जो निकली वो क्या कहलाई, हमारी हमारी मेन क्रॉप कहलाई। उसके बाद उसी में अगर फसल काटने के बाद नीचे जड़ रह गई या नीचे उसको हमने जो पहले लगाए थे टुकड़े, उन्हीं टुकड़ों से या उन्हीं जड़ों से हम लोग दूसरी फसल को ग्रो कर रहे हैं या दूसरी फसल ले रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे बच्चों, हमारी पेड़ी के रूप में जानी जाएंगी है ना। वो क्या कहलाएंगी, हमारी पेड़ी के रूप में जाएंगी। मतलब कि एक भी बार हमने सोइंग किए उससे हमने कितनी, दो या तीन फसल ली, एक ली, दो ली और तीन फसलें ली है ना। तो ऐसे तीन कंटिन्यू फसल ली, उसको क्या कहलाएगा, हमारी पेड़ी कहलाएगा। जबकि पहली फसल लेना हमारी प्रॉपर फसल ही कह रहा था, उसके बाद ले जाने वाली फसलें हमारी क्या कहला रही थी, पेड़ी के रूप में जानी जा रही थी। तो बच्चों आपको पूछता है गन्ने की कितनी पेड़ी लेनी चाहिए, तो मतलब अधिकतर तो लोग 2 या 3 पेड़ी लेते हैं, परंतु हमें उत्पादन की दृष्टि से हमेशा गन्ने की एक ही पेड़ी लेनी चाहिए है ना। गन्ने की कितनी पेड़ी लेनी चाहिए बच्चों, तो गन्ने की हमें एक ही पेड़ी लेनी चाहिए। अब मैम जब हमें सोइंग बार बार नहीं करनी पड़ रही है तो हम लोग 2 से 3 क्यों नहीं ले सकते फसल, तो बच्चों हम लोगों को 2 से 3 फसल इसीलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अगर हम 2 से 3 फसल लेंगे तो हम लोगों का उत्पादन कम होते जाएगा। उत्पादन कम होते जाएगा मतलब कि जैसे अगर हमने मेन फसल लगाए, मेन फसल में हम लोगों ने हर्बिसाइड मिला दिए, पेस्टिसाइड मिला दिए, इंसेक्टिसाइड मिला दिए, ये सब मिला दिए हम लोगों ने, तो हम लोगों को क्या होगा कि मतलब कीट नहीं लगेंगे, कम लगेंगे हम लोगों को कीट है ना, कम लगेंगे कीट, कम लगने के साथ साथ हम लोगों को उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा। उत्पादन अधिक होगा, इन सब में उत्पादन अधिक होगा। हम लोगों ने अच्छा मतलब पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड सारी चीज डाले तो उत्पादन तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा है ना। अगर हम लोग इसमें भी उत्पादन उतना ही डाल रहे परंतु हमारी ऐसा तो नहीं होगा कि हमने फसल लगाए और उसमें कीट ना आए, बीमारी ना आए है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम इंसान भी है, इंसान को भी कभी बीमारी होती है ना, कभी चोट लगती है, ये सब सारी चीजें होती है। तो हमारी लाइफ साइकिल ये है कि हम लोगों को अब इंसान रूप में आए हो या पेड़ रूप में आए हो या किसी जीव रूप में आए हो तो बीमारी नहीं होंगी है ना, डिसीज नहीं होंगी, सभी में होती। तो उसी प्रकार पेड़ों में भी क्या होता है, हम लोग उन लोगों को भी क्या होती है, फर्स्ट बार भी ग्रोइंग करेंगे तो उन लोगों को बीमारी होती है ना। तो बीमारी हुई उनको तो फर्स्ट सीजन में क्या हुआ, बीमारी कम लगी है, 1-2 लग गई है ना, ये कम मतलब हमने बहुत अच्छे से ध्यान दिया तो भी बीच बीच में लगी या नहीं लगी, ना के बराबर लगी पर लगी है ना, पर उसमें भी बीमारी आई है ना। बीमारी आई किसी भी टाइप की बीमारी, जैसे कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन आ गया, सबसे फेमस बीमारी किसमें, गन्ने की सबसे फेमस बीमारी है। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन अगर आपके फसल में आ गया, फसल में आ गया, एक ही मतलब कुछ एरिया में आया या कुछ 1-2 फसल में आ गया, पर एक ही टाइम आया, मेन फसल में आया है ना। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने उसी फसल से दूसरी फसल लेने की कोशिश की है ना, किससे, वही फसल से जो हम लोग पेड़ी लगा रहे हैं, जिसको हम पेड़ी के रूप में जान रहे हैं ना। मेन फसल काट दिए, उसके बाद उसी जड़ से या उसी के तने से हमने दूसरी फसल को ग्रो किए। अब बीमारी पहले आई थी तो अब तो आएंगी आएंगी, ऑब्वियसली आएंगी और फैलेंगी भी, अधिक रूप में फैलेंगी है ना। तो पहले हमारी 5% बीमारी आ रही थी तो उसको बढ़ के और 5% बढ़ के और आगे बीमारी आ रही है ना, मतलब 10% बीमारी आ रही है हमारी पहली पीढ़ी में, 10% बीमारी है, 15% बीमारी आ रही है। अगर हमने बच्चों 2 पीढ़ी ले लिए तो जब पहली इसमें 15% आ रही थी तो दूसरी इसमें तो और आएंगी, 25% बढ़ जाएंगी, ये तीसरी इसमें तो और 50% बढ़ जाएंगी है ना, ये बढ़ते ही जाएंगी है। तो फिर बीमारी ऐसे से, इसीलिए बच्चों हम लोग फर्स्ट पीढ़ी में नुकसान उतना नहीं होता, इसीलिए हम फर्स्ट पीढ़ी तो ले लेते हैं परंतु सेकेंड पीढ़ी और थर्ड पीढ़ी न के बराबर लेते, क्योंकि उसमें उत्पादन कम होता है और हमें ये नहीं पसंद कि हमारी फसल के कारण हमें अपना उत्पादन कम हो या प्रोडक्टिविटी कम मिले जिससे कि हमें नुकसान हो। आपके पापा मम्मी भी नहीं जो खेती करते, हमारे कोई फार्मर्स नहीं चाहेंगे कि हमारे इतने बड़े खेत में हमें कुछ चीज़ों के लिए हमारा उत्पादन कम हो है ना। इसीलिए हम लोग अधिकतर 1 या 2 पीढ़ी ही हम लोग लेते हैं, 3 पीढ़ी न के बराबर लेते हैं। 3 पीढ़ी से उत्पादन में कमी होती है ना, उत्पादन में कमी होती है, उत्पादन में कमी होती, किसमें, गन्ने की पेड़ी के उत्पादन में कमी होती। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ पेड़ी में, हाँ। उसके बाद बच्चों समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद देखिए बच्चों, पेड़ी के लिए उपयुक्त किस्में को 421 1148 1158 6806,
क्लॉक 8102 आदि क्या है हमारी पेड़ी के लिए फसल है। उसके बाद आती बच्चों सूखा अवरोधी किस्में, है ना। सूखा अवरोधी किस्में में देखिए बच्चों, सूखा सहन करने वाली कॉप 7409971148 को 6304 आदि क्या आती बच्चों हमारी सूखा अवरोधी किस्में के रूप में जानी जाती है। बच्चों सूखा अवरोधी किस्मों को फिर से रिपीट करिए। हाँ बोलिए। कॉप 7409971148 कॉप को 6304 किस में आ गए, सूखा अवरोधी किस्म में आ गए बच्चों। उसके बाद हमारी अन्य किस्मों के रूप में जाना जाते। अन्य किस्म देखिए बच्चों, ये तो आप लोगों को याद रहेंगी, अधिकतर लड़कियों के नाम पे आती है। अधिकतर क्वेश्चन ये आता है मैम अधिकतर किस्म लड़कियों के नाम पे ही क्यों होती है ना। तो देखिए बच्चों, भवानी, कल्याणी, कृष्णा, प्रभा, भीम, मोती, नमना, रसीली, सरायु और धनुष, है ना। फिर से रिपीट करिए बच्चों। कल्याणी, कृष्णा, प्रभा, भीम, मोती, नमन, रसीली, मीठी किस्म के रूप में जानी जाती है रसीली, सरायु, धनुष, ये क्या है हमारी अन्य किस्म है। किसकी, गन्ने की। उसके बाद बच्चों एक आती है गन्ने की जादुई किस्म, है ना। तो गन्ने की जादुई किस्म को 419 गन्ने की जादुई किस्म है। तो लिख लो बच्चों नोट करके, गन्ने की या सुगरकेन की जादुई किस्म, गन्ने की या सुगरकेन की जादुई किस्म किसको जानते हैं, को 419 को गन्ने की जादुई किस्म के रूप में जाना जाता है। उसके आगे देखिए बच्चों गन्ने की बीमारी, है ना। आप लोगों ने देखे बच्चों ये वाली बीमारी, अधिकतर आपने गन्ना खाए हो। आप लोग सभी लोगों ने गन्ना खाए। हाँ मैम हम लोगों ने गन्ना खाए, सभी लोगों ने खाए, है ना। गन्ना ऐसा किसने नहीं खाया, गन्ना तो सबको पसंद होता है, मीठी है, मीठा लगता है। तो गन्ने की बीमारी तो आप लोगों ने ये देखे हो बच्चों, कहीं गन्ने खाए होंगे, बचपन में खाए होंगे, अरे गन्ने खा रहे थे तो ये निकल गया था, है ना। खाते खाते तो अरे देखो गन्ने से खून निकल रहा है, यही बोलते थे ना हम लोग, देखो देखो गन्ने से खून निकल रहा है, ये बोलते थे। तो ये हम लोग को उस टाइम पे नहीं पता था बच्चों। इसको बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। सबसे फेमस डिसीज से बच्चों पूछता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन बीमारी के बारे में। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन जिसको गन्ने का लाल सड़न पूछता है, तो लाल सड़न बीमारी किस में लगती है पूछता है, तो गन्ने में लगती है। कौन सी बीमारी, लाल सड़न बीमारी, जिसे रेड रॉट के नाम से जाना जाता है बच्चों। इसमें क्या होता है, गन्ना इस टाइप से लाल हो जाता है और ये खराब हो जाता है। आप बच्चों अच्छा ही गन्ना खाना पसंद करोगे, बेकार गन्ना तो खाना पसंद नहीं करोगे, है ना। ऐसा जिसमें मीठा ना हो, टेस्टलेस गन्ना खाना पसंद करोगे नहीं, है ना। कुछ भी चीज़ टेस्ट वाली ही खाना पसंद करोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये रेड रॉट ऐसा शुगर केन रेड ऐसा रेड रेड बीच में खून के टाइप, ब्लड के टाइप ऐसा दिखने लगता है, वो क्या कहलाता है हमारा लाल सड़न, गन्ने का लाल सड़न रोग कहलाता है। इसका रोग कारक देखो बच्चों, कोलेक्ट्रोट्राइकम, कोलेक्ट्रो बोलते जाओ बच्चों, कोलेक्ट्रोट्राइकम फाल्केटम, कोलेक्ट्रोट्राइकम फाल्केटम। किससे होता है बच्चों, फफूंद से होता है। किससे हो रहा है बच्चों, ये फफूंद से हो रहा है ना। लाल सड़न रोग किससे हो रहा है बच्चों, फफूंद से हो रहा है। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद गन्ने के कीट, है ना, टॉप बोरर और पायरिलिया। तो कौन कौन से दो कीट है बच्चों, टॉप बोरर और पायरिलिया हमारे गन्ने के कीट है। कौन कौन से, टॉप बोरर और पायरिलिया हमारे गन्ने के कीट है। कौन से, टॉप बोरर और पायरिलिया हमारा गन्ने का कीट है। अब बात आती बच्चों उपज पे, है ना। उपज, अब हमने फसल लगाए, हमें अब प्रोडक्टिविटी भी तो चाहिए, प्रोडक्ट भी तो चाहिए हमारा, है ना। तो उपज पे बात आती बच्चों, तो उपज इसमें 400 से 500 क्विंटल हेक्टेयर होती है। पर हेक्टेयर कितनी होती है, 400 से 500 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। उचित प्रबंधन में अच्छा मैनेजमेंट किए बच्चों हम लोगों ने, तो अच्छे मैनेजमेंट में हमारी कितनी उपज होती है, 700 से 900 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। किसमें, अच्छा प्रबंधन, मतलब हम लोगों ने उसको प्रॉपर ध्यान दिए, है ना, उसकी सिंचाई पे ध्यान दिए, उसकी बुआई पे ध्यान दिए, सारी चीज़ों पे ध्यान दिए, तो क्या हुआ, उसका अच्छा प्रबंधन के लिए आवश्यकता होती है। अब बच्चों बात आई सिंचाई की, तो कितनी सिंचाई करनी चाहिए, 10 से 12 सिंचाई करनी चाहिए, है ना। उचित प्रबंधन के लिए 10 से 12 सिंचाई आवश्यक होती है ना, गन्ने के लिए 10 से 12 सिंचाई लगती ही लगती है।
है ना, तो लिख लेना आप साइड में 10 से 12 सिंचाई लगती है। अब आती बात अर्धसाली गन्ना, है ना, तो अर्धसाली गन्ने में कितनी 1000 से 1200 क्विंटल हेक्टेयर, है ना। किसकी बात आती है, अर्धसाली गन्ना। अर्धसाली गन्ना क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है 1000 से 1200 कुंटल हेक्टेयर इसके लिए उपज होती है अर्धसाली गन्ने में। उसके बाद देखो बच्चों, हमारी स्लाइड में हम लोग स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने क्या देखे बच्चों, पहले गन्ने का बॉटनिकल नेम देखे। बॉटनिकल नेम में क्या देखे बच्चों हम लोगों ने, आपको पता है सेकेरम ऑफिसिनेरम फैमिली पोएसी, 2N नंबर 80 से 120, उत्पत्ति स्थान भारत, ब्राजील, उत्पादन भारत कहाँ हो रहा, भारत में कहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, और उत्पादकता कहाँ हो रही है, तमिलनाडु में सर्वाधिक हो रही है, और परपरागित फसल है। इसके बाद नोट करके लिख लो बच्चों, यहाँ पर नोट करके लिख लो, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में गन्ना शोध केंद्र सीहोर में स्थित है। मध्य प्रदेश में लिख लो, यहाँ पर MP में कहाँ पर है, सीहोर। गन्ना शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है, सीहोर में स्थित है। तो बच्चों इसके बाद देखिए, नोट करके लिख लीजिएगा कहाँ है MP में, तो सीहोर में स्थित है। एरो कहते हैं क्यूबा, भारत में चीन का कटोरा महाराष्ट्र को कहते हैं, है ना। उसके बाद हमने स्पीसीज देखे इसकी 3 सी, सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम बारबेरी, सेकेरम साइनेंसिस की 3 स्पीसीज थी, उनके 2N नंबर, उनके बॉटनिकल नेम देखे बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने गन्ने का नोबलीकरण के रूप में किसने, डॉक्टर वेंकटरमन और बार्बर के द्वारा उसका नोबलीकृत किया गया। उसमें किस किस वैरायटी को लिया और सबसे ज़्यादा किस वैरायटी को लगाया जाता है, सेकेरम ऑफिसिनेरम को, ये देखिए बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने इसके C4 पौधा है देखे, उसके बाद कितने कुंटल पर हम लोग लगाते हैं, है ना, बीज दर देखे हम लोगों ने, सोइंग टाइम देखे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज देखे, है ना। उसके बाद हम लोगों ने गन्ने की बीमारी देखे, गन्ने में रेड रॉट ऑफ शुगर केन लग रहा था, आप लोगों को ये याद रखना है बच्चों, और किसके कारण हो रहा था, फफूंद के कारण हो रहा था, है ना। ये सारी चीज़ें देखे। उपज देखे बच्चों, अच्छी खासी उपज हो रही थी, है ना। उपज देखे ना बच्चों हमने लास्ट में, और एक उसको लगाने की क्रिया क्या कहला रही थी, ये प्रॉपिंग, टैपिंग, डिट्रेसिंग, है ना। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा बच्चों। गन्ने का वर्गीकरण यहीं पर खत्म होता है बच्चों। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्रॉप को कवर करेंगे। थैंक यू।